इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो त्योहार हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए सीधे सीधे जोड़ते हैं आपको खबरों के साथ। हम लिए चलते हैं आपको सबसे पहले असम दौरे पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कई जगहों पर जाकर कई तरह के परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने यहाँ 7 कैंसर उपचार केंद्रों का उद्घाटन किया और 7 कैंसर उपचार केंद्रों का शिलान्यास भी किया। आपको बता दूं कि टाटा समूह के रतन टाटा भी यहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यहां 7 कैंसर उपचार केंद्रों का उद्घाटन किया गया। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि असम सरकार की तरफ से रतन टाटा को सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। राज्य का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है रतन टाटा ने। और इसके बाद रतन टाटा की तरफ से यह घोषणा की गई आज की उनके जीवन का जो ये आखिरी समय है, इस आखिरी समय को वह स्वास्थ्य के लिए लगाना चाहते हैं, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगाना चाहते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं असम में, इन स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स में रतन टाटा ग्रुप का भी काफी योगदान है और टाटा ग्रुप की तरफ से काफी सहयोग दिया गया है। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहां मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के लोक नृत्य का भी आनंद उठाया। और रतन टाटा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। लखनऊ के कॉलविन तालुकदार कॉलेज में 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोविड के वैक्सीन दिए जा रहे हैं। और इसकी जानकारी लेने यहां पहुंचे यहां के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश। उन्होंने यहां के अधिकारियों से जानकारी ली और कई तरह की बातचीत भी की और कई तरह के निर्देश भी दिए। एक साथ आकर के 100% क्यों नहीं आ सके स्टार्ट के? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तमाशा कर रहे हैं आप और सीएमओ दोनों भटक रहे हैं। इनका लग गया 18 जो 14 से 18 ग्रुप, इसमें 100% ऑलमोस्ट लगभग हम पहुंच चुके हैं। दोनों डोज भी कई बच्चों के लगे हैं। इसी तरह जो 12 से 14 वर्ष के बच्चे, इनके लिए भी क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से वैक्सीनेशन चल रहा है जनपद में, जिसको देखने के लिए आज यहाँ पे मैं खुद भी पहुँचा। तो यहाँ के तो बच्चे सारे 100% संतृप्त हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई भी बच्चा जो हमारा 12 से 14 वर्ष का है उसे असंतृप्त नहीं छोड़ना है। इसी के लिए एक विशेष अप्रोच लखनऊ में हम लोग अपना रहे हैं, विच इज़ क्लस्टर अप्रोच। अर्थात अगल बगल के 8-10 स्कूलों का एक क्लस्टर बना दिया गया। ये प्लानिंग पहले से ही सुनिश्चित की गई और फिर उस क्लस्टर के सभी बच्चों को 100% वैक्सीनेशन, तो इसको और भी अब तेज किया जा रहा है। और इसी के लिए आज एक रिव्यू बैठक भी रखा गया है। और इस रिव्यू बैठक में सीएमओ या जो एडिशनल सीएमओ जिनके द्वारा अगर किसी भी स्तर पर अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो कार्य योजना उसको 100% नहीं किया जा रहा है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि हम लोग का यही प्रयास है कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिनों में 100% सभी बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो जाए। स्कूल में संक्रमण के मामले मिले हैं, संक्रमण के मामले मिले हैं और तत्काल ही ये ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग जो TTT जो कार्रवाई का जो फॉर्मूला है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में चल रहा है, इसी का असर है कि हम तत्काल टेस्ट करके ट्रैक कर ले रहे हैं। 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है उन बच्चों की, और साथ ही साथ स्कूल में सैनिटाइजेशन भी अलग से करवाया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी सभी से अपील करूंगा कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और 100% जिनका प्रिकॉशनरी डोज अगर 60+ में बचा है वो तत्काल ले लें। हमारे सारे गवर्नमेंट PSC CSCs कैंपों पे वैक्सीनेशन चल रहा है
और साथ ही साथ अभिभावकों से भी मैं अनुरोध करूंगा 12 से 14 वर्ष के जो बच्चों के अभिभावक हैं कि अगर किसी बच्चे का टीकाकरण रह गया है तो तत्काल अपने नियरेस्ट जो हमारा वैक्सीनेशन केंद्र है वहाँ पे टीकाकरण लें। थैंक यू। कोविड महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से रविंद्र जयंती नहीं मनाया जा रहा था आसनसोल इलाके में। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इसे लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी। इस मौके पर मेयर, विधान उपाध्याय और डिप्टी मेयर्स भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि इस बार 9 और 10 मई को रविंद्रनाथ की जयंती आसनसोल के रविंद्र भवन में काफी धूमधाम से मनाई जाएगी। जुट जाइए तो বলছি সন্ধ্যেবেলার অনুষ্ঠানটাতে যেন মানে স্কুলের কে বেশি প্রাধান্য দেয়। যদি স্কুল না কোনো সংগঠন তাদের গার্জিয়ান তাদের স্কুলের একটা ব্যাপার দাঁড়া, তুই তো মাথায় ছবি ঢুকে দিস না। লস্যি থাকলে লস্যিটা দিবে 50 1000 আজকে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে কর্পোরেশন প্রত্যেক বছরই 3 দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান করে থাকে। নানান রবীন্দ্র চর্চা এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত, রবীন্দ্র নৃত্য এইসবের মাধ্যমে আমরা এই রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে থাকি। বিগত 2 বছর ধরে করোনার কারণে আমরা সেভাবে করতে পারিনি, কিন্তু এবছর আবার আমরা রবীন্দ্র জয়ন্তী আমরা পালন করছি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। তো আমাদের প্রভাত ফেরি থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হবে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র ভবনে সকালে এবং সন্ধ্যায় নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবো। এর সাথে সাথে তার পরের দিন মানে 26 তারিখে আমাদের কলকাতা থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের যিনি শিল্পী তিনি আসবেন এবং আমাদের এখানে আসানসোলের মানুষকে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভালো গান শোনার সুযোগ পাব। তাই এইভাবেই আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী আমরা পালন করব এবং 25শে বৈশাখ আমরা জানি প্রত্যেকটা বাঙালি এবং বাংলার প্রত্যেকটি যারা বাস করেন তাদের সকলেরই একটা আবেগের দিন। তাই এই দিনে আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাতে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তাকে শ্রদ্ধা জানাবে। আমরা আশা করব যে আসানসোলের মানুষ, রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষ এই 2 দিন রবীন্দ্র ভবনে উপস্থিত থাকবেন এবং প্রভাত ফেরিতে উপস্থিত থাকবেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম উৎসব উপলক্ষে একটা মিটিং করলাম। তো সবাই এসছেন, বিভিন্ন স্কুল থেকে এসছেন, বিভিন্ন সংস্থা থেকে এসছেন এবং এখানে আমাদের একটা কমিটি তৈরি হলো। আমাদের মেয়র আমাদের চেয়ারম্যান হলেন এই কমিটির, আমি ভাইস চেয়ারম্যান হলাম এবং অভিজিৎ ঘটক আমাদের এই কমিটির প্রেসিডেন্ট হলেন এবং ওয়াসিমুল হক আমাদের প্রফেসর আমাদের রয়েছেন, শ্রাবণীজি রয়েছেন, এনারা সব মেম্বার হলেন এবং আরও বেশ কয়েকজনকে মেম্বারকে নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানটাকে একটা বর্ণময় অনুষ্ঠানে রূপ দিতে চাই। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সকলে সমবেত হয়েছে। আগামী 4 মে আমরা আবার এইটা নিয়ে বসবো ঈদের পরে, যাতে আসানসোলের মানুষ সুন্দর একটা সংস্কৃতির মধ্যেখানে আগামী দিনগুলো অতিবাহিত করতে পারে, তার ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের এই সিদ্ধান্ত।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में सामाजिक संस्था कानपुर सपोर्ट फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। आपको जानकारी दे दूं कि कानपुर जेल में 5 कैदी बंद थे, उनके सजा की मियाद पूरी हो चुकी थी, लेकिन इनकी रिहाई इसलिए नहीं हो पा रही थी कि इनकी तरफ से जमानत राशि देने वाला कोई नहीं था। जब ये खबर इस संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति शुक्ला के पास पहुंची तो उन्होंने ये कदम उठाया और इन 5 कैदियों को रिहा करवाया। ये 5 कैदी अपने अपने घर चले गए और इस सराहनीय कदम के लिए इस संस्था का काफी सुनाम हो रहा है और इस संस्था की काफी तारीफ की जा रही है। हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान ने बातचीत की ज्योति शुक्ला से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस संस्था की। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। सुरेश कुशवाहा नाम है। यहाँ कब से बंद हो? यहाँ 2015 से बंद थे, छूटने की उम्मीद नहीं थी मेरी। क्यों किस बंद हुए? 420 इंटरनेशनल मेरे ऊपर लगा दी गई थी। कहाँ पे रहने वाले हो? विजयनगर के रहने वाले, कानपुर विजयनगर। तो तुम्हारे घर वाले तो बात नहीं करा पा रहे? मेरे घर वाले कोई है नहीं, मेरी माता जी जो भी थी सब एक्सपायर हो गए। मेरे पिताजी हैं सिर्फ, वो उनकी आंखों से अंधे हैं। तब किसने आपकी मदद करी, कैसे बाहर आए? क्या है मामला पूरा, किन लोगों को आप लोगों ने रिहा कराया? देखिए, ये 5 कैदी थे जो कि जुर्माने की वजह से बंद थे। सज़ा उनकी पूरी हो चुकी, उनका जुर्माना भरने वाला कोई नहीं था। तो हम लोगों ने, हम और शकील भाई ने मिलकर और हमारी पूरे फाउंडेशन के लोगों ने मिलकर उनको छुड़वाया, और ताकि वो बाहर निकल कर एक अच्छे इंसान बन सकें। और बेवजह उनकी सज़ा पूरी हो गई और बंद है, तो हम लोगों ने मिलकर उनका जुर्माना भरा और उनको बाहर निकाला। 15,000 रुपये जुर्माना भरा। 25,000। हम लोग कई वर्षों से जेल में काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस हमने दी जेल में, और सिलाई मशीन दी, ऐसे बहुत सारे उपकरण दिए हैं। यहाँ पर ठंडी पानी की मशीन लगवाई। और इस दौरान हम लोगों को पता चला कि कुछ ऐसे यहाँ पर कैदी हैं जो बंद हैं और जुर्माने की वजह से केवल बंद हैं। तो हम लोगों ने सब प्रयास करके उनके कागज कंप्लीट कराया और उनको जुर्माना भरकर उनको आज रिहा करवाया। लिस्ट मिल रही है, और जैसे जैसे हमको लिस्ट मिल रही है, और जिनकी सजा पूरी हो सके, अच्छे इंसान जो बाहर निकलना चाहते, कुछ करना चाहते, उनको हम रिहा करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा शकील अहमद। धनबाद के कालूबाथान इलाके में चाची की हत्या उसके ही भतीजे ने कुल्हाड़ी से वार करके कर दी, और ये घटना काफी मर्माहत करने वाला है। और इस घटना को लेकर पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दूं कि कालूबाथान में एक गांव है सिमुलदान, इस गांव में रहने वाली बुलू मंडल की हत्या कर दी उसके ही भतीजे आशीष मंडल ने। आज सुबह 10 बजे आशीष अपने चाची से मिलने गया, और उसके बाद जब वो बाहर आया तो फिर उसका कुछ भी पता नहीं है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया ये भी जाता है कि दोनों के बीच अवैध संबंध भी था, और इसी को लेकर बहस हो गई दोनों में, और विवाद हो गया था, और विवाद के बाद आशीष ने अपनी चाची की हत्या कर दी। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीर। ड्रग न लेने में सर কবু নাই মেয়ের কবু দোষ নাই বলে দিলে সবাই সঙ্গে হাসি মজাক করে কথা মিষ্টি মিষ্টি কথা রে হ্যাঁ মিষ্টি মিষ্টি কথা নম্বর আছে একটা ছিল যিনি করে পাংখার কিস্তি চালু করে দিন পাংখা চালুই আছে
बिहार के भागलपुर स्थित खरमनचक में यहां मोबाइल दुकानदारों ने आमरण अनशन किया। इनका कहना है कि ऑनलाइन बिक्री की वजह से इनके धंधे पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसकी वजह से इन्हें आमरण अनशन करना पड़ा। अब ये देखना है कि इसका क्या असर होता है। कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हमारे रिपोर्टर तनवीर हुसैन और जयंत शर्मा की ये रिपोर्ट। आपने पुनीत चौधरी चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं और चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव भी हैं। ये धरने का सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं इनसे भी बोलूँगा, बताएं जरा इस धरने के बारे में। डिसीजन टाइप हो रही है क्या? कल ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन से हम लोगों को संपर्क किया गया और ये जानकारी दी गई कि ओप्पो के खिलाफ इन लोगों का एक धरना प्रदर्शन और अनशन का कार्यक्रम है। जब इनकी बातों की गहराइयों को हम लोगों ने देखा कि ये एक व्यापारिक संगठन है और व्यापारियों के लिए ही केवल काम करती है, तो हम लोगों ने पाया कि ओप्पो एक मनमाने ढंग से कार्य करना चाह रहा है। ऑनलाइन से इनको कोई आपत्ति नहीं है। ऑनलाइन मार्केट ऐसे भी लोकल व्यापारियों का काफ़ी सेल को कम कर देती है। उसके बावजूद इनकी एक ही मांग है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं आप हम लोगों को भी दें और ऑनलाइन भी सप्लाई करें। लेकिन ओप्पो कुछ ऐसी सीरीज को बना रहा है जो कि केवल ऑनलाइन को ही दे रहा है, जो कि बहुत गलत है और हम चैम्बर इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे काफ़ी मेंबर आज यहाँ बैठे हैं इस समर्थन में और जहाँ तक होगा हम इनका साथ और इनका समर्थन अंत तक देते रहेंगे। सुना जी, ये बताएं आप इनके साथ जो है क्या इनका आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए खिलाफी धूप है, 40 डिग्री पारा है और उसमें ये लोग 10-10 जिले के आज सबसे बड़ा मसला होता है कि रोजगार। एक तो सरकार के द्वारा रोजगार ना के बराबर और ये सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि अपने अपने बल पर रोजगार खड़ा किए हैं और सरकार के द्वारा ही पोषित कंपनियां इनको अब रोजगार छीन रही है मोटा मोटी तौर पे। इसलिए सारे जितने भी व्यापारी मित्र हैं जो अपना रोजगार करके लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं और आम उपभोक्ता को सुविधा देने का काम करते हैं, उनका जो ये मांग है बिल्कुल जायज है और इस जायज मांग के साथ रोजगार करती है पूरे भारतवर्ष में। हम लोग का ओप्पो के प्रति ये धरना प्रदर्शन है। ओप्पो ने ये सीरीज बनाया है जो सिर्फ ऑनलाइन पर दे रही है और हम मेनलाइन दुकानदारों को वो सीरीज नहीं मिल पा रहा है। वही मॉडल जो दूसरे सीरीज के नाम से हम लोग को मिलता है जो 3-4 हज़ार रुपये महंगा होता है, जिसके वजह से हमारे ग्राहक हमसे वो प्रोडक्ट ना खरीद करके ऑनलाइन पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बाद में